द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन 2025 के अंदर मैच नंबर 31 जो कि ट्रेंट रॉकेट्स और बर्मिंघम फिनिक्स के बीच में खेला जाएगा। मैदान होगा अगर हम बात करें तो ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम का वो मैदान जो कि ट्रेंट ब्रिज का अपना होम ग्राउंड भी है। ये दोनों टीमें जबकि इस टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं, लगभग तय है कि इनको अगले स्टेज में मौका नहीं मिलने वाला, जिसमें ऑफिशियली बर्मिंघम फिनिक्स तो बाहर हो चुकी है, इनके नाम के आगे एग्जिट हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेंट रॉकेट्स की टीम के नाम के आगे तो अभी एग्जिट लगा नहीं है। हालांकि वो आज का मैच अगर जीत भी जाती है तो भी इनके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं और ये टीम का भी आखिरी ही मैच इस टूर्नामेंट का होने वाला है। बेसिकली एक फॉर्मेलिटी मैच होगा, तो इस फॉर्मेलिटी मैच के अंदर इन दोनों टीमों की तरफ से वो कौन सी बेस्ट ऑप्शंस होंगी एज ए प्लेयर जो कि हम अपनी टीम में लेकर के आ पाएंगे, जो कि 6 टीमों में हमको लेकर के जाना पड़ेगा रोटेट करके। तो उन 6 प्लेयरों में से कौन सी डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगी, कौन सी सेफ ऑप्शंस होंगी दोनों टीमों की तरफ से, बेसिकली उन 6 टीमों में जो आकर के हमारी एक लेवल की ऐसी टीम बनवा पाएं जो कि हमको पहले रैंक आने पर एसयूवी कार फ्री में दिला पाएं और प्लस 4000 ड्रीम कॉइंस, उसके अलावा नंबर 2 पर आने पर एक बेहतरीन यहाँ पर बाइक दिला पाएं 4000 ड्रीम कॉइंस के साथ, और उसके साथ साथ नंबर 3 से 7 पर आने पर आईफोन, और नंबर 8 से लेकर के नंबर 10,000 तक के रैंक तक आने पर केवल यहाँ पर ड्रीम कॉइन कुछ न कुछ तो जरूर मिलने वाला है 10,000 रैंक तक आने पर। तो ऐसी कैसे टीमें हम बनाएंगे, उसी के लिए ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। जबकि ये मैच 27 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के उस मैदान पर खेला जाएगा भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 3 बजे से एक दिन के मैच के तौर पर एक ऐसे पिच पर बेसिकली जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पूरी तरह से बैटिंग के लिए फेवरेबल होती चली जाती है। और इसी वजह से चाहे हम पहला मैच देखें, दूसरा मैच देखें या तीसरा मैच देखें, अभी तक के इस सीरीज में या टूर्नामेंट के अंदर तीनों विमेंस मैचेस जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, तीन के तीनों मैचेस को बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने पहले मैच में 8 विकेट से, दूसरे मैच में 6 विकेट से, तीसरे मैच में 10 विकेट के बड़े अंतर से जीता है। और ये चीज कम से कम एक यहां पर दिखाई पड़ी है कि पावर प्ले का जो पहली इनिंग का होता है फेज, जहां पर अगर आप देखें तो पहले मैच में 3 विकेटें गिरी 24 के स्कोर पर, सेकंड मैच में 36 के स्कोर पर 2 विकेट गिरा और थर्ड मैच में 34 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। निश्चित तौर पर जो फेजेस यहां पर चलते चले जा रहे हैं पहली इनिंग के पावर प्ले के, वो तो थोड़े से बेहतर हुए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन सेकंड इनिंग के पावर प्ले को भी अगर आप देखें तो केवल सेकंड मैच के अंदर वहां पर थोड़ा सा खराब गया था सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के लिए पावर प्ले, लेकिन उसके बाद पिच इतनी बेहतर हो गई बैटिंग करने के लिए कि स्कोर आसानी से चेंज हो गया। और जो पावर प्ले का पहला ओवर होता है पहली इनिंग का, पहले 5 जो 20 गेंदों का एक पूरा 25 गेंदों का जो पूरा फेज होता है, वही एक किसी भी पहले बैटिंग करने वाली टीम को मजबूर कर देता है कि वो उतना स्कोर खड़ा कर नहीं पाती कि निश्चित तौर पर उसको डिफेंड कर पाएं। चूंकि शुरुआत भी धीमी हो रही है, साथ ही साथ जो कंसिस्टेंट पेस और बाउंस यहाँ पर तेज गेंदबाजों को और कुछ हद तक स्पिनर्स को भी बहुत ही हल्की फुल्की हेल्प मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे नंबर्स आपको विमेंस क्रिकेट में देखने को जनरली मिलते नहीं कि स्पिन को पिछले 3 मैच में केवल 6 विकेट मिली हो और पेसर्स को मिली हो 22 विकेटें, और उन 22 में से भी 19 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही। तो यही पर क्लियर हो जाता है कि क्यों यहाँ पर वो स्कोर खड़ा नहीं हो पाता पहली इनिंग की बैटिंग में, क्योंकि एक्सेलरेट करने जाएंगे तो आप विकेट गिरेगा, गेंद बल्ले पर फंस करके थोड़ा सा आती है, बाद में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद करती है, सेकंड इनिंग में जाकर के बैटिंग के लिए और बेहतर हो जाती है। यही एक कंक्लूजन इस मैच का रहेगा। तो आपको ये देखना जरूरी है कि पहली इनिंग में किस टीम की बॉलिंग होगी, उसके तेज गेंदबाज कौन कौन से प्लेइंग 11 के अंदर हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होने वाले हैं। तो पिच रिपोर्ट से ये कंक्लूजन हमने समझा। बाकी एक और जो चीज देखनी पड़ेगी वो ये कि टॉस के बाद का वेदर कैसा है, वो अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा। बाकी यूज्ड पिच होगी तो वो भी, फ्रेश पिच होगी तो वो भी, अगर अपडेट मिलेगा तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद। और अपनी जो 6 टीम आज के मैच के लिए मेरी रहने वाली है, जिसको हम फ्री में कॉन्टेस्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं 6 की 6 टीमों के साथ, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पिच रिपोर्ट समझने के बाद आए सबसे पहले देखें प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम जो कि निश्चित तौर पर इस पूरे सीजन के दौरान 7 मुकाबले खेली है, और ये टीम जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी ऑफिशियली बाहर नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर इनका आज के मैच के जीतने के बाद भी कोई चांस बनता नहीं। और ये टीम 7 मुकाबले खेल करके अभी तक 3 मुकाबले जीती है और पिछले 2 मुकाबले बैक टू बैक जीती है, और इसी वजह से इनका निश्चित तौर पर थोड़ा सा सुधार भी हुआ है परफॉर्मेंस में। और ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर रहा है जिसमें हेदर ग्राहम है, एस्ले गार्डनर है, नेटली सिल्वरब्रंट है और साथ ही साथ एलाना किंग जैसी खिलाड़ी। इतनी बड़े बड़े नाम उसके बावजूद परफॉर्मेंस निकल करके आई नहीं है, और ये है उनकी वो कुल मिला करके 6 बॉलिंग ऑप्शंस जो पिछले 2 मैच में कम से कम ये दिखाती हैं कि कहां कहां पर बॉलिंग करते दिखाई पड़ी, जिसमें कर्स्टी गॉर्डन, हेदर ग्राहम, एस्ले गार्डनर और एलाना किंग, ये इनकी 4 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो पूरे 4-4 ओवर करती हैं। और बाकी बचे हुए 4 ओवर में कैसिडी मैकार्थी और एलेक्सा स्टोनहाउस अपने ओवर्स करती हैं। और कौन कहां पर ओवर करता है, किस किस नंबर में ओवर में आकर के बॉलिंग करता है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद आकर के देख सकते हैं रीसेंट फॉर्म, जहां से आपको ये पता चलेगा कि प्लेयर्स कैसे फॉर्म में रीसेंट टाइम में रही हैं, और खास करके तब जबकि 7 मुकाबले हो चुके हैं इस सीजन के, जिसमें आपको ब्रायन स्मिथ का क्या देखने को मिलेगा कि पिछले मैच में 38, उसके पहले 24, फिर 17, 10, 42,
1 और 29 की कुल मिलाकर के टोटल जो 7 मैचेस हुए हैं वो 7 पारियां इनकी रही हैं। यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन भी देखने को मिलेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाला, और ये इंडिकेशन जहां भी लगा हुआ आपको दिखाई पड़े, चाहे वो बल्ले से बने हुए रन के साथ, जिसमें ये 38, ये 17, ये 10 की पारी, ये 42 की पारी और 1 की पारी दिखाई पड़ रही है, मतलब वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डिनोट करता है ये पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान बनाए गए स्कोर्स हैं। लेकिन वहीं पर जहां पर कुछ भी नहीं लगा वहां पर सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी, जहां पर 24 रन बने हैं, जहां पर 29 रन बने हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी एक इंडिकेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कौन कहां पर बेहतर करता गया। हालांकि सेकंड इनिंग की बैटिंग का सैंपल साइज बहुत छोटा है, 2 मैचों का 7 में से, तो उस पर बहुत ज्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको यहाँ पर लग जाएगा। और उसी तरह से किसी बॉलिंग के ऑप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे कर्स्टी गॉर्डन हो गई, तो ये देखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यहाँ पर 2 विकेटें हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 विकेट, कोई विकेट नहीं है। दो बार इन्होंने पहली इनिंग की बॉलिंग करी है, 2 विकेटें ली हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 विकेट है, यहाँ पर कोई विकेट नहीं है, यहाँ पर 1 विकेट है, यहाँ पर 4 विकेट है, यहाँ पर कोई विकेट नहीं है। तो निश्चित तौर पर ज्यादातर मैचेस में सेकंड इनिंग की ही बॉलिंग रही है, जिसमें यूज्ड पिचेस का भी फायदा इनको मिलता है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने ना सिर्फ अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस बल्कि दोनों इनिंग्स की शानदार परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ये दिखा दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की हैं, जो पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी करेंगी। और साथ ही साथ ब्रायन स्मिथ ने भी निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा नाम अब बना लिया है, कम से कम अपनी कंसिस्टेंट कुछ थोड़े बहुत रनों के साथ। लेकिन एक रिस्की ऑप्शन तो ये होती हैं, ये एक ऐसी प्लेयर हैं जिनको 6 की 6 टीमों में आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कर्स्टी गॉर्डन के साथ आपको वो नहीं करना है। ये 6 में से कम 5 टीमों में तो आपकी जरूर होनी चाहिए। और उसमें ग्रेस स्क्रीवन भी एक नाम है, जो कि अभी तक 4 मैचेस में 2 बार जब पहले बैटिंग करी है पूरी तरह से फ्लॉप रही है, 2 बार जब सेकंड इनिंग की बैटिंग करी है तो 1 बार फ्लॉप है, 1 बार चली है। और ये भी निश्चित तौर पर एक थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन हमेशा रहती हैं। लेकिन उसके बाद चाहे वो नटली सिवर ब्रंट हो, चाहे वो एशले गार्डनर हो, चाहे वो हेदर ग्राहम हो, ये 3 ऐसी नाम है। और इवन इसी में मैं इंक्लूड करूंगा एलाना किंग को भी। ये चारों एक ऐसी नाम है जिनकी परफॉर्मेंस तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे, काफी बेहतर रही है। ओवरऑल अगर आप देखें, पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए, दोनों जगहों पर स्कोर खड़ा किया अभी तक नटली सिवर ने। एशले गार्डनर एज ए बैटर, एज ए बॉलर दोनों तरह से शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। हेदर ग्राहम ने भी बल्ले और गेंद दोनों से नंबर्स निकाल करके दिए हैं। और उसके बाद एलाना किंग ने अपनी बॉलिंग से पिछले मैच पर 3 विकेट लिया, उसके पहले भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़िया बॉलिंग करी है। तो ये 4 जो बीच की ऑलराउंडर्स हैं बेसिकली, जिनको कहना चाहिए, इसमें नटली सिवर ने अभी तक बॉलिंग करी नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। ये चारों तो ऐसी प्लेयर हैं जिनको 6 टीमें अगर आप बना रहे हैं तो 5 टीमों में आपकी ये होनी ही चाहिए। किसी एक को अगर आपको इन 5 चारों में से कम रोटेट करना होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई एक कर सकते हैं काम, तो एक तो नटली सिवर हैं और दूसरी कुछ हद तक एलाना किंग हैं। इन दोनों के अलावा हेदर ग्राहम या एशले गार्डनर को तो आपको कम से कम 5 टीमों में रखना ही है, इंक्लूडिंग कर्स्टी गॉर्डन। तो ये 5 इनकी बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि मिनिमम 5 टीमों में आपकी होनी चाहिए। छठी टीम के लिए या कोई एक ऐसी टीम जिनमें से आप इन 5 को रोटेट कर रहे हैं एक एक करके, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस जो हैं, एक यहाँ पर ब्रायन स्मिथ का रहेगा, दूसरा यहाँ पर ग्रेस स्क्रीवन का रहेगा, और उसमें भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ब्रायन स्मिथ का ही रहेगा। तो बेसिकली मैं सीधे अगर आपको कहूँ तो इन कुल मिलाकर के ये जो 4 और एक ये नीचे 5, इनके अलावा ये ही 2 ऐसी प्लेयर है जिनको आपको रोटेट करना है 5 टीमों में। इन 5 में से किसी एक को हटा करके इन दोनों को ही रोटेट आपको करके लेके जाना है। किसी एकाध टीम में आप निश्चित तौर पर कैसिडी मैकार्थी को, और किसी एकाध टीम में आप यहाँ पर एलेक्सा स्टोनहाउस को भी लेके जा सकते हैं। लेकिन कब? अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होगी सिर्फ तब, और ये दोनों कंडीशनली आपकी टीम में आएंगी। बाकी निश्चित तौर पर जो आपको करना है प्लेयर्स के साथ वो आपको मैं समझा चुका हूँ, और उम्मीद करूंगा आपने ध्यान से सुना भी होगा, समझा भी होगा। बाकी और भी कुछ चीजें उसे में फॉर हेल्प लेते चले। जैसे सबसे पहले तो हेड टू हेड क्या करे, तो ब्रायन स्मिथ 6 मैच पे 172 रन है। हेड टू हेड की जब बात आती है, सामने वाली टीम यानी कि बर्मिंघम फिनिक्स के खिलाफ जब भी ये खेली हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 64 का हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन वहीं पर ग्रेस स्क्रीवन के 5 मैच केवल 59 रन है। और बाकी तो नटली सिवर, एशले गार्डनर, हेदर ग्राहम और एलाना किंग के नंबर्स आप देख ही लीजिए, चाहे जैसे हों। इन चारों को आपको ज़्यादा निश्चित तौर पर यहाँ वहाँ रोटेट करना है नहीं, जैसा कि आपको मैंने क्लियरली कहा था कि 6 में से 5 टीमों में तो ये आपकी होनी ही चाहिए। कर्स्टी गॉर्डन के आंकड़े हालांकि देखेंगे तो 4 मैच में केवल 1 विकेट है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा किसी को रोटेट अगर आपको करना है तो कर्स्टी गॉर्डन को, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग इस टीम की है तो वहां पर आप रोटेट किसी एक टीम में कर्स्टी गॉर्डन को हटा करके एलेक्सा स्टोनहाउस को रख लीजिएगा, किसी दूसरी टीम में कर्स्टी गॉर्डन को हटा करके पहली इनिंग की बॉलिंग में वहां पर आप कैसिडी मैकार्थी को रख लीजिएगा। लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग इस टीम की है तब कर्स्टी गॉर्डन को आपको कतई नहीं हटाना है, और इवन एलेक्सा स्टोनहाउस और कैसिडी मैकार्थी को भी टीम में जगह नहीं देना है। और बाकी ये जो 4 बीच की 3 ऑप्शंस थे, एलाना किंग से लेकर के नटली सिवर तक, ये तो आपकी टीम में मिनिमम 5 टीमों में रहनी ही चाहिए। और किसी एक टीम में रोटेट करके आप ग्रेस स्क्रीवन और ब्रायन स्मिथ को, खास करके ब्रायन स्मिथ को आप जगह दे सकते हैं।
हेड टू हेड के आंकड़ों से भी वही सेम चीज़ क्लियर हुआ जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो वेन्यू के भी नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्राउन स्मिथ काफ़ी ठीक ठाक खेल गई हैं। यहाँ पर ग्रेस स्क्रीवन के नंबर काफ़ी खराब है और इवन बाकी जो चारों प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर आप देखते जाइए, नंबर चाहे जैसे हों लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस इक्वली उतनी ही रहेगी। और बाकी कास्टी गॉर्डन के भी 19 मैच में 17 विकेटें हैं और बाकी एलेक्स्टा स्टोनहाउस और कैसिडी मैकार्थी के नंबर आप देख लीजिए, बिलो द एवरेज है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी वो निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो कहीं ना कहीं ट्राई तो की जा सकती है, क्योंकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हेल्प रहती है। इसके बाद इसी टीम के बैटर्स का वीकनेस भी अगर आप चेक करें तो ब्राउन स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी जो लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर सबसे ज़्यादा बार आउट होती रही हैं, 11 और 13 बार 219 और 174 रन बना करके। बाकी मेगन सूट, हैना बेकर और एमिली अर्लॉट ने भी इंडिविजुअली इनको एक एक बार आउट कर रखा है। बाकी ग्रेस स्क्रीवन को भी एलिस पेरी ने 2 बार 4 गेंद पर बिना कोई रन दिया आउट कर रखा है। एमिली अर्लॉट ने 2 बार 19 गेंद पर 23 रन देकर के, एमा लैम ने 1 बार 15 गेंद पर 11 रन देकर के। उसी तरह से एशले गार्डनर जिनको ऑफ स्पिन पर दिक्कतें रही हैं, 869 रन बनाए हैं लेकिन 44 बार आउट भी हुई हैं, 20 के भी नीचे का एवरेज है और उसमें जॉर्जिया वॉल जैसी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स भी इनको आउट कर चुके हैं एक बार सस्ते में। बाकी मेगन सूट और हैना बेकर पर भी दिक्कत रही है और यहीं पर देख सकते हैं आप नेटली स्क्वायर ब्रंट के भी नंबर्स जो स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती है। और इसके बाद यहाँ पर आती है यहाँ पर जोडी ग्रीवकॉक, एली थ्रेकेल्ड और हेदर ग्राहम जो कि निश्चित तौर पर वही स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, लेग स्पिन हो, ऑफ स्पिन हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, इन सभी तरीके की बॉलिंग पर फंसती रही हैं। जहां पर आज के इस मैच में क्योंकि यूज्ड पिच होने वाली है तो पहली इनिंग में तो कम से कम निश्चित तौर पर वो स्पिनर्स गेम में आएंगी जो कि आपको खेलते दिखाई पड़ सकती है बर्मिंघम फिनिक्स के लिए। और बर्मिंघम फिनिक्स का अगर आप प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखें तो एमा लैम है, जॉर्जिया वॉल है, एलिस पेरी है, एमी जोन्स हैं और बाकी के जो बैटिंग ऑर्डर और जो बॉलिंग है जिसमें बॉलिंग जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले मैच में एलिस पेरी ने बॉलिंग नहीं करी थी, मैरी टेलर पिछला मैच खेली ही नहीं थी, एलिस पेरी ने सेकंड लास्ट में जब बॉलिंग 2 ओवर की थी, लेकिन बाकी जिन लोगों ने बॉलिंग करी थी उसने कहां पर आकर के किस किस ओवर में कितने कितने ओवर किए वो आप यहां पर डेटा देख सकते हो, समझ सकते हैं कि कौन कितना इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम का है। और बाकी ये भी बता दूं ये जो टीम है ना बर्मिंघम फिनिक्स की 7 में से केवल 2 ही मैचेस जीत पाई है। हालांकि पिछला मैच भी ये टीम जीत करके आई है, बीच में 5 मैचेस लगातार ये टीम हारी थी और टूर्नामेंट का पहला मैच इनका जो था वो भी टीम ये मैच जीती थी और वो किसके खिलाफ, इसी सामने वाली टीम यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ उस मैच को इन्होंने जीता था। तो एक एडवांटेज तो उनके पास एक है निश्चित तौर पर, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज जिसको आप कह सकते हैं कि एक मैच में हरा रखा है। लेकिन जब हम इनकी प्लेयर्स की तरफ आते हैं रीसेंट फॉर्म देखने के लिए तो इनकी तरफ से बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन सी है, सीधे अगर आपको मैं बताऊं तो एक तो एलिस पेरी है, दूसरी अगर आप नीचे आकर के यहाँ पर देखें तो एक मेगन सूट है, एक एमिली अर्लॉट है। 3 इस टीम की ऐसी प्लेयर हैं जो कि सेफेस्ट ऑप्शन आपके लिए होंगे जिनको सीधे सीधे आपको टीम में लेकर के जाना है। और इन तीनों के साथ साथ अगर आप परफॉर्मेंस भी देखते चलें तो सबसे पहले तो मेगन सूट पिछले मैच में 3 विकेट है, उसके पहले 2 विकेट है, 2 विकेट है। और देखिए पहली इनिंग की बॉलिंग में ये परफॉर्मेंस है, ये भी पहली इनिंग की बॉलिंग की परफॉर्मेंस है, ये दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस भी पहली इनिंग की बॉलिंग है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान इन्होंने टोटल 3 मुकाबलों में बॉलिंग करी है, विकेट केवल एक बार जो कि पिछले मैच में मिला था, टोटल 3, लेकिन इसके पहले 2 बार इन्होंने जब सेकंड इनिंग की बॉलिंग करी थी तो विकेट इनको मिला नहीं था। लेकिन ओवरऑल अब चुके पिछले 3 मैचेस में ही 7 विकेट ले चुकी हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाती है। सिमिलरली एमिली अर्लॉट को भी आप उसी तरह से काउंट कर सकते हैं, नंबर्स इनके भी जबरदस्त रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी, दोनों से इन्होंने काफी बढ़िया काम कर रखा है जितने मौके मिले हैं। और एलिस पेरी तो इतनी बड़ी प्लेयर हैं ही कि इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, नंबर्स भी काफी शानदार रहे हैं अभी तक। लेकिन उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं ना उसमें एक आती है एमा लैम्ब। एमा लैम्ब की जब परफॉर्मेंस अगर आप देखने जाएं तो 6 रन कोई विकेट नहीं, 0 रन कोई विकेट नहीं, 23 रन, 8 रन, 25 रन, 9 रन और ये 55 रन। और ये जो 55 की पारी आई थी ना ये इनके ट्रेंट रॉकेट्स के ही खिलाफ आई थी इस सीजन के पहले मैच में, उसके अलावा किसी मैच में चली है नहीं। और इसी वजह से ये जो तीनों सबसे बेस्ट और कॉमन ऑप्शन हैं इस टीम की तरफ से, यानी कि सीधे सीधे अगर आपको मैं कहूँ ना तो इस टीम की तरफ से रेगुलर ऐसी प्लेयर ज़्यादा है नहीं जो कि 100% आपकी टीम में रहेंगी। तो इस टीम की तरफ से जो रोटेशन का एक जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो कई सारे मिल जाएंगे। तो ये तीनों प्लेयर तो आपकी 6 के 6 टीम में मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी होनी चाहिए। लेकिन उसमें कुछ ऐसी टीम जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं एज ए डिफरेंशियल प्लेयर एमा लैम्ब को, इसी टीम के खिलाफ एक मैच खेल करके बढ़िया कर चुकी हैं। जॉर्जिया वॉल भी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि हर मैच में ना सिर्फ बल्ले से गेंद से भी अपना पूरा मौका लेके जा पा रही हैं, परफॉर्मेंस लेकिन निकल करके अभी तक आया है नहीं। तो ये भी एक तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच में होंगी। हालांकि फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 4 टीमों में तो आपकी होनी ही चाहिए। इसके बाद विकेट कीपिंग बैटिंग सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो एमी जोन्स हैं, इनके भी नंबर्स काफी खराब रहे हैं, चाहे तो आप इनको लेकर के जाइएगा 1-2 टीमों में, वरना स्टेयर कैलिस इनसे बेहतर ऑप्शन है जो कि ज्यादा बेहतर बैटिंग करते दिखाई पड़ी है। 43 नाबाद 15, 24 नाबाद 8 नाबाद 44 और 4 अंक की पारी, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ये जो 3 कॉमन नेम्स थे उनके अलावा स्टेयर कैलिस अगर नंबर 5 पर आ जाती हैं तो, और जॉर्जिया वॉल, ये 2 और बेहतर ऑप्शंस हैं जो कि इन तीनों के अलावा 4th और 5th बेस्ट ऑप्शंस के तौर पर आपकी टीम में आ सकती हैं। और उनके बाद ही यानी कि इन तीनों के अलावा इन दोनों के अलावा यानी कि 6ठा 7वां कोई ऑप्शन
ऑप्शन होगा तब जाकर के आपको एमआरएम को या तो ट्राई कर लेना है, या तो आपके पास यहाँ पर हैना बेकर का भी एक ऑप्शन, एक लेग स्पिनर के तौर पर, जिनकी 2 बार 2-2 विकेटें हैं, 3 बार 1-1 विकेट है, 2 बार विकेटलेस भी रही हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक से ही रही है। तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो 3 कॉमन ऑप्शन, 2 उसके अलावा बेस्ट ऑप्शन, उसके बाद एमआरएम के साथ साथ यहाँ पर एक और डिफरेंशियल प्लेयर हो गई हैना बेकर, तो इनको रोटेट करके इस तरह से अपनी टीम में आपको लेकर के आना है। बाकी फी ब्रेड भी पिछला मैच खेली थी, ऑफ स्पिनर के तौर पर 1 विकेट लिया था, ये भी किसी एक टीम में आपकी आ सकती हैं। तो जो सबसे 5 या 3 कॉमन मोस्ट कॉमन ऑप्शंस हैं वो समझा दिया, उसके बाद जो 2 सबसे बेहतर डिफरेंशियल ऑप्शंस होंगी वो भी दिखा दिया, और उसके बाद लास्ट में जो बाकी की बची हुई डिफरेंशियल प्लेयर्स थी उनको भी समझा दिया। और उसके बाद आकर के यहाँ पर आप हेड टू हेड के आंकड़े भी देख लीजिए, जो कि निश्चित तौर पर ऐसे कोई भी डेटा किसी का भी ऐसा है नहीं, एमिली अर्लॉट को छोड़ करके, जिनके 7 मैच पे 11 विकेटें हैं, बाकी किसी के भी नंबर आप चेक कर लीजिए, ऐसे हैं ही नहीं कि जिसके दम पर आप किसी को अपनी टीम में लेके जा पाएं। मैरी टेलर अगर खेलती है राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर के तौर पर, तो ये एक मैच में 3 विकेट ले चुकी हैं, इनका नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं आज के इस मैच में अगर खेलती हैं तो। लेकिन वेन्यू का भी डेटा अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर एलिस पेरी आ जाती है गेम में, एक मैच में 66 रन 1 विकेट के साथ, और बाकी एमिली अर्लॉट तो हैं ही 5 मैच 6 विकेटों के साथ, मेगन सूट है 1 मैच में 1 विकेट के साथ। वही 3 कॉमन ऑप्शंस जिनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके कम से कम 5 टीमों में तो होनी चाहिए, वही 3 आपको बेस्ट यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगी। और बाकी प्लेयरों को जैसे आपको ने सजेस्ट किया था उसी तरह से रोटेट करना है। और अगर मैरी टेलर अगर खेल गई तो इसी मैदान पर इसी टीम के खिलाफ 3 विकेट एक मैच में ले चुकी हैं, उनको भी कंसिडर जरूर करिएगा। बाकी प्लेयर बटल के भी आंकड़े आप देख लीजिए, एमा लैम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 7 बार आउट हो चुके हैं, इसलिए गार्डनर पर भी 1 बार आउट हुई सस्ते में, हेदर ग्राम पर 2 बार, 3 बार कस्टी गोर्डन, किसी पर भी आंकड़े अच्छे है नहीं। इसके बाद जॉर्जिया वॉल, ये भी लेग स्पिन पर 13 बार 20 के आसपास का बैटिंग एवरेज है, और बाकी एलाना किंग और हेदर ग्राम पर भी परेशान होती रही हैं। बाकी उसी तरह से आप एमी जोन्स का, एलिस पेरी का भी प्लेयर बटल का डेटा आप देख सकते हो। ओवरऑल आपको वही स्पिन का ही जाल देखने को मिलेगा हर एक बैटर के खिलाफ, जो कि आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। और एक बात तो कम से कम क्लियर है कि बर्मिंघम फिनिक्स की टीम ने निश्चित तौर पर पहले वाले मैच में हराया था ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को, लेकिन आज के इस मैच में मुझे ट्रेंट रॉकेट्स की ही टीम काफ़ी हद तक फेवरेट दिखाई पड़ रही है। एक तो दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीत करके जरूर आई हैं, लेकिन ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने पिछले 2 बैक टू बैक मुकाबले काफ़ी आसानी से जीते हैं, और आज के इस मैच अपने होम ग्राउंड पर भी खेलेगी। और जो प्लेयर आपको मैंने सजेस्ट किया उस तरह से आप अपनी टीम बनाना शुरू करेंगे, प्लेयर पिक करना शुरू करेंगे, तो कप्तान है उस कप्तान के तौर पर आप प्लेयर लेने जाएंगे ना, तो देखेंगे एलिस पेरी और एस्ले गार्डनर 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो कि कॉमनली सभी की कप्तान उस कप्तान होंगी। लेकिन उसमें एमिली अर्लॉट है, नेटली सीवर है, जॉर्जिया वॉल है, जिनको आप डिफरेंशियल कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर भी अपनी टीमों का बना सकते हैं, प्लेयर चूज कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल 6 टीमें बनेंगी मेरी आज के इस मैच की, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद वेदर और पिच को देखने के बाद बना करके दे दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।